हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीएसपी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज से पीएसपी के इस प्लेटफॉर्म पर आपको राजनीति विज्ञान की क्लासेस भी दी जाएंगी। यहाँ आपको राजनीति विज्ञान के जो भी पार्ट पढ़ाए जाएंगे वो सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से पढ़ाए जाएंगे और जो भी सीबीएसई की लेटेस्ट न्यूज़ है वो भी आपको जो है समय के साथ साथ दी जाया करेंगी। आज हम राजनीति विज्ञान की कक्षा 12वीं की दूसरी जो हमारी किताब है जिसका टाइटल है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इस किताब का पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस पार्ट को। तो ये जो पहला चैप्टर है हमारा स्वतंत्र भारत में राजनीति पुस्तक का राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसका इंग्लिश में टाइटल होगा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये जो पार्ट है ये आपके सीबीएसई के एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। यहां से जो सवाल आएंगे वो 6 मार्क्स के लिए आएंगे आपके एग्जाम में। तो आपको इसी हिसाब से यहाँ प्रिपरेशन कराई जाएगी कि आप सीबीएसई के जो एग्जाम आते हैं उसके मोटिव से आपको यहाँ प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो चैप्टर का जो हमारे टाइटल है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। यहाँ राष्ट्र शब्द का अभिप्राय हम भारत से कर रहे हैं, यानी यहाँ हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि भारत के निर्माण में, निर्माण से अभिप्राय होता है किसी चीज को दोबारा से बनाना, किसी चीज को दोबारा से नवनिर्मित करना। चुनौतियों का अभिप्राय आप सब जानते हैं चैलेंजेस से, यानी इस पार्ट में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि भारत को अपना निर्माण करने में, भारत को अपना नव निर्माण करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो आइए पार्ट की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। हम सब जानते हैं कि भारत 200 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक लगभग भारत अंग्रेजों का क्या रहा? गुलाम रहा। 200 वर्षों तक हमने अंग्रेजों की क्या करी? गुलामी करी। और इन 200 वर्षों में 100 साल हमारे ऊपर ब्रिटेन की एक कंपनी ने राज करा जिसका नाम हम सब जानते ही हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम कहते हैं EIC, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी ने लगभग 100 सालों तक हमारे ऊपर क्या करा? शासन। ये कंपनी हमारे ऊपर शासन करने के इरादे से हमारे देश में नहीं आई थी, बल्कि ये कंपनी तो केवल और केवल व्यापार करने के उद्देश्य से भारत के अंदर आई। लेकिन जब इस कंपनी ने भारत के अंदर व्यापार करा तो कंपनी ने ये देखा कि भारत के जो लोग हैं वो भले हैं और भारत के जो लोग हैं वो आपस में बहुत ज्यादा मिलजुल कर रहते हैं, और उन्होंने ये देखा कि भारत के लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान है। इसीलिए धीरे धीरे उन्होंने, व्यापार के उद्देश्य से वो लोग यहाँ आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत को गुलाम बनाना शुरू कर दिया और 100 सालों तक महज एक कंपनी ने हमारे ऊपर क्या करा? शासन करा, जिसका नाम आपके सामने लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी। जब 100 साल कंपनी को शासन करते हुए हो गए तो 100 वर्षों के बाद ब्रिटेन की जो महारानी थी उन्होंने शासन अपने हाथों में ले लिया और 100 सालों तक ब्रिटेन की महारानी ने भारत के ऊपर शासन करा। इस औपनिवेशिक शासन काल में भारत का ब्रिटेन सरकार ने बहुत ज्यादा दोहन किया, भारत के संसाधनों का इस्तेमाल केवल और केवल अपने विकास के लिए किया। आपको पता है भारत को आजाद कराने के लिए भारत के अंदर बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत सारे आंदोलन किए, जिसमें अनेक महान लोग थे, जैसे महात्मा गांधी और भी बहुत सारे लोग, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे। और आखिरकार इन सभी आंदोलनों के बाद, इनकी सभी कुर्बानियों के बाद वो समय आया कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत को क्या मिली? आजादी मिली। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि, यानी मिडनाइट। मध्य रात्रि का मतलब हम सब समझते हैं क्या? मिडनाइट। इस 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, यानी 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत को क्या मिली? आजादी मिली। और हम सब जानते हैं रात 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाता है, इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। तो 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत को आजादी मिली। किससे आजादी मिली? अंग्रेजों से आजादी मिली। अंग्रेजों ने 200 सालों तक हमारे ऊपर शासन करा और इस शासन से आखिरकार वो दिन आया जिसका हम सब भारतीयों को इंतजार था, और भारत को क्या मिली? आजादी मिली। जब भारत आजाद हुआ तो भारत की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, और भारत की इस स्थिति को खराब होने में भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। उन बहुत सारी चुनौतियों में से कुछ चुनौतियां बहुत अहम थी जिनकी चर्चा हम इस पार्ट के अंदर करेंगे। उससे पहले हमें चर्चा करनी है कि राष्ट्र निर्माण के प्रति, यानी भारत के निर्माण के प्रति हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी क्या सोच थी। देखिए यहाँ आपके सामने एक नाम लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
भारत के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री, यानी भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ना केवल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास एक और पद था, और वो था विदेश मंत्री का पद। किसका पद? विदेश मंत्री का पद। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्राइम मिनिस्टर तो थे, साथ ही साथ भारत के फॉरेन मिनिस्टर भी, यानी विदेश मंत्री भी थे। दो दो पद पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही पास थे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भारत के प्रधानमंत्री थे, इसीलिए राष्ट्र के निर्माण में पंडित नेहरू की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पाठ को शुरू करने से पहले पंडित नेहरू की जो सोच थी उसके बारे में पढ़ना अति आवश्यक है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक हिस्टोरिकल लेक्चर दिया, जो आज भी भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और फेमस है। उस भाषण का जो शीर्षक है वो मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं, आपकी परीक्षाओं में 1 नंबर के लिए पूछा भी जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के अवसर पर जो ऐतिहासिक भाषण दिया था उसका शीर्षक बताइए। तो यहाँ उसका शीर्षक आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं। उसका शीर्षक था भाग्यवधू से चिर प्रतिचिर भेंट। भाग्यवधू से चिर प्रतिचिर भेंट। इंग्लिश में इसको आप बोलेंगे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। क्या बोलेंगे इंग्लिश में आप? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। एक बहुत ज्यादा फेमस और एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध ये भाषण है, जिसका शीर्षक मैंने आप लोगों के सामने लिखा, जो पंडित नेहरू ने आजादी के अवसर पर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि ये भाषण इतना ज्यादा फेमस हुआ क्यों? ऐसा पंडित नेहरू ने इस भाषण में क्या कहा था? तो पंडित नेहरू ने इस भाषण में यह कहा था कि जब आधी रात को, क्योंकि मैंने बताया आजादी कब मिली भारत को? आधी रात को। तो पंडित नेहरू ने कहा जब आधी रात को पूरी दुनिया सो रही है, जाहिर सी बात है रात में लोग सोते ही हैं, उन्होंने कहा जब पूरी दुनिया आज रात में सो रही है, तब भारत अपने भाग्य के विकास के लिए जाग चुका है। यानी वो भारत के नेताओं को और भारत के लोगों को ये संदेश देना चाहते थे कि दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं वो हमसे बहुत पहले आजाद हो चुके हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा विकास कर लिया है। भारत अभी नया नया आजाद हुआ है, हम लोगों को थक कर नहीं बैठना, बल्कि हम लोगों को अपने देश के विकास के लिए सदैव जो है मेहनत करनी है और तत्पर रहना है। ये बातें पंडित नेहरू ने अपने इस भाषण में कही। अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल हुआ होगा कि भाई पंडित नेहरू ने आधी रात को ये भाषण दिया, आखिर ये भाषण दिया कहां? ऐसा तो है नहीं कि आधी रात को लोग पंडित नेहरू का भाषण सुनने के लिए आ गए, तो फिर पंडित नेहरू ने ये भाषण दिया कहां? पंडित नेहरू ने जो अपना ये भाषण था ये संविधान सभा में दिया। कहां दिया? संविधान सभा में। जब सीबीएसई को पेपर आसान बनाना होता है तो कई बार वो यही सवाल आप लोगों से 1 नंबर के लिए पूछेंगे कि पंडित नेहरू ने जो ऐतिहासिक भाषण दिया था अपना, वो कहां दिया था? तो आपको उसका उत्तर लिखना है संविधान सभा में दिया था। और भाषण का शीर्षक क्या था? भाग्यवधू से चिर प्रतिचिर भेंट। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि पंडित नेहरू ने इस भाषण में क्या कहा। तो ये बात हुई कि पंडित नेहरू की क्या सोच थी। हमने यहाँ पंडित नेहरू की जो एक सोच और विचार थी उसकी बात करी। अब हमारी जो अगली हेडिंग है उसमें हम ये देखेंगे कि जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जब भारत आजाद हुआ, यूं तो भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन उन बहुत सारी चुनौतियों में से कुछ चुनौतियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम थी, जिनमें से हम उन्हीं चुनौतियों की यहाँ बात करने जा रहे हैं। उन बहुत सारी चुनौतियों में से 3 चुनौतियां सबसे महत्वपूर्ण थी। कितनी चुनौतियां? 3 चुनौतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। यानी 3 चैलेंजेस भारत के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट थे, जिनके ऊपर भारत को क्या करनी थी? चर्चा करनी थी। तो उन्हीं 3 चुनौतियों के बारे में हम भी यहाँ पर चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण थी। इनमें सबसे पहली चुनौती जो आप लोगों के सामने थी वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूं, वो थी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना। राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना। राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना। जो दूसरी चुनौती भारत के सामने थी वो थी लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र की स्थापना करना।
और जो तीसरी चुनौती भारत के समक्ष थी वो मैं भी आपके सामने बता दूं, वो थी सामाजिक और आर्थिक विकास करना। सामाजिक और आर्थिक विकास करना, आर्थिक विकास करना, सामाजिक और आर्थिक विकास करना। ये तीन चुनौतियां भारत के सामने सबसे महत्वपूर्ण थी। आइए एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो चुनौती है वो है राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना। राष्ट्र की किसकी बात हो रही है? राष्ट्र शब्द से क्या अभिप्राय है? यहाँ राष्ट्र से अभिप्राय है भारत। क्या अभिप्राय है? भारत को एकता के सूत्र में बांधना। एकता का मतलब हम सब समझते हैं, एक करना, और सूत्र का मतलब होता है एक धागा। यानी इसके जरिए ये कहने की कोशिश की जा रही है कि भारत में अलग अलग धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, अलग अलग जातियों के, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं। आखिर किस तरीके से इन अलग अलग जातियों, धर्मों और संप्रदाय के लोगों को क्या किया जाए? एकजुट किया जाए। भारत के समक्ष ये सबसे बड़ी चुनौती थी। आप कहेंगे कि ये चुनौती क्यों थी? ये चुनौती इसलिए थी, जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई जो आज भी हम लोग सुनते रहते हैं, बांटो और राज करो। डिवाइड एंड रूल की नीति उन्होंने अपनाई। भारत के लोगों को आपस में लड़ाया, कभी धर्म के आधार पर तो कभी जाति के आधार पर। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के नेताओं का एक सपना था कि भारत के अंदर जितनी भी जाति और धर्मों के लोग रहते हैं उन सबको एकजुट करना, भारत को एकता के सूत्र में बांधना, यानी भारत को दुनिया का एक ऐसा देश बनाना जहां अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के और अलग अलग संप्रदायों के लोग मिलजुल कर रहें। यह सबसे पहली चुनौती भारत के सामने थी। दूसरी चुनौती आप लोगों के सामने लिखी है, लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र शब्द आपने 11वीं कक्षा के अंदर पढ़ा होगा। लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है? देखो, लोकतंत्र से अभिप्राय है एक शासन करने की ऐसी व्यवस्था जहां सारी पावर, सारी ताकत किसके पास होती है? जनता के पास। आपने देखा भी होगा, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो। लोक जमा तंत्र। लोक जमा तंत्र। लोक का मतलब होता है जनता। लोक का मतलब क्या होता है? जनता। और तंत्र का मतलब क्या होता है? शासन। अगर हम दोनों को आपस में मर्ज कर दें, दोनों को आपस में मिला दें, तो ये बनेगा जनता का शासन। यानी शासन करने की वो व्यवस्था, वो प्रणाली, वो तरीका जहां सारी पावर जनता के हाथ में हो। और लोकतंत्र को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र की स्थापना करना दूसरी सबसे चुनौती भारत के सामने थी। भारत के अंदर जितने भी नेता थे उन सबका एक ही सपना था कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो भारत के अंदर लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। तीसरी चुनौती भारत के समक्ष थी सामाजिक और आर्थिक विकास करना। देखिए, विकास दो तरीके का होता है, एक होता है सामाजिक विकास, एक होता है आर्थिक विकास। सामाजिक विकास से अभिप्राय है समाज के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब का विकास हो, और आर्थिक विकास का अभिप्राय है कि देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो, देश का विकास हो। तो दोनों ही तरीके के विकास भारत करना चाहता था। ये तीन चुनौतियां थी भारत के समक्ष जब भारत स्वतंत्र हुआ। ये तीनों चुनौतियों के ऊपर आपकी इस पुस्तक में 3 अलग अलग चैप्टर हैं। ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये पहली चुनौती को लेकर है, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना। यहां हम इस वाली चुनौती की चर्चा करेंगे। जो दूसरी चुनौती है लोकतंत्र की स्थापना करना, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जिसका टाइटल है एक दल के प्रभुत्व का दौर। और जो तीसरी चुनौती है सामाजिक और आर्थिक विकास करना, इसकी चर्चा हम तीसरे चैप्टर में करेंगे, जिसका टाइटल है नियोजित विकास की राजनीति। इन तीनों चुनौतियों की चर्चा हम 3 अलग अलग चैप्टर्स के अंदर करेंगे। अब नेक्स्ट पेज से हम शुरुआत करेंगे कि राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए भारत ने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया। तो अभी लास्ट पेज में हमने 3 चुनौतियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इस चैप्टर के अंदर हम पहली चुनौती की चर्चा करेंगे, जो है राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना। इसी के ऊपर ये चैप्टर है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो अब हम ये देखेंगे कि राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने में भारत को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के विभाजन की, यानी भारत के बंटवारे की। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर एक भारत की बहुत पुरानी राजनीतिक दल है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम इंग्लिश में या शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं INC, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुत पुराना राजनीतिक दल है भारत का, आज भी आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, जिसकी स्थापना सन
1885 में हुई। कब हुई? सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कई बार एक नंबर में आपके पेपर में यही प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई। कांग्रेस के अलावा भारत में एक और राजनीतिक दल का उदय हुआ, भारत में एक और राजनीतिक दल का निर्माण हुआ जिसका नाम था मुस्लिम लीग। क्या नाम था? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जिस राजनीतिक दल का नाम था, इसकी स्थापना हुई सन 1906 में। कब हुई? सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई सन 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारत का एक राजनीतिक दल था, वो एक ऐसा राजनीतिक दल था जो भारत के सभी धर्मों का और संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना इसीलिए हुई, मुस्लिम लीग ने अपना एक उद्देश्य साफ तौर पर बताया कि मुस्लिम लीग केवल और केवल मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, केवल मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो भारत में ये दो पार्टियां थी। अब भारत की ये जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में हुई, इस पार्टी के एक लीडर थे, एक नेता थे, जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, इनका नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको पाकिस्तान के अंदर कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये अपनी बात के ऊपर कायम रहने वाले थे, जो एक बार बोल देते थे वो करते थे, इसीलिए ना कायदे आजम भी कहा जाता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के एक नेता थे, इन्होंने कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव रखा और उसमें इन्होंने ये कहा कि भारत दो कौमों का देश है। भारत कितनी कौमों का देश है? दो। और वो दो कौमें कौन सी हैं? हिंदू और मुस्लिम। ये मैं आपको लिख के बताता हूं यहां, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इन्होंने कहा कि भारत दो कौमों का देश है, दो कौमों का देश है, यानी भारत में दो कौमों के लोग रहते हैं। वो दो कौमें कौन कौन सी हैं मैं वो भी आप लोगों को बता दूं। वो दो कौमें हैं हिंदू और मुस्लिम। कौन कौन सी दो कौमें? हिंदू और मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम। उन्होंने ये कहा कि भारत एक कौम का नहीं बल्कि दो कौमों का देश है, पहली हिंदू और दूसरी मुस्लिम। उन्होंने कहा जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं वो बहुसंख्यक हैं। कैसे हैं? बहुसंख्यक, यानी जिनकी संख्या क्या है? ज्यादा। बहुसंख्यक यानी जो संख्या में ज्यादा है। जैसा आपने सुना होगा एक वचन बहुवचन। बहुसंख्यक यानी जो संख्या में बहुत ज्यादा है। दूसरे उन्होंने कहा मुस्लिम क्या है? मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक का मतलब ये थोड़े हैं, इनकी संख्या क्या है? कम है। मुस्लिम क्या है? अल्पसंख्यक हैं। उन्होंने कहा जिनकी संख्या ज्यादा है यानी जो बहुसंख्यक हैं, आगे चलकर ऐसी स्थितियां देश के अंदर पैदा होंगी कि ये ज्यादा संख्या वाले कम संख्या वालों से उनके अधिकार छीनने की कोशिश करेंगे। कम संख्या वालों पर जुल्म और अत्याचार की स्थिति पैदा होगी। इसीलिए जो कम संख्या वाले हैं यानी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनको एक अलग देश बनाकर दिया जाए और उस देश का नाम पाकिस्तान रखा जाए। उस देश का नाम क्या रखा जाए? पाकिस्तान रखा जाए। ये सारी बात किसने कही? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने बच्चों ये जो पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझाया, देश के सामने एक प्रस्ताव पेश करा, इसको एक नाम दिया गया और वो नाम क्या था? वो नाम था द्विराष्ट्र सिद्धांत। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया उसको क्या कहा गया? द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे टू नेशंस बेस्ड थियरी, यानी एक ऐसा सिद्धांत जिसमें दो देश बनाने की बात की गई, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। द्वि का मतलब दो, राष्ट्र का मतलब देश। कौन से दो देश? भारत और पाकिस्तान। और सिद्धांत का मतलब आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, सिद्धांत होते हैं, थ्योरीज होती हैं। तो ऐसे ही जिन्ना ने भी एक क्या दिया? एक थ्योरी दी, एक सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने ये बात कही जो मैंने आपको बताई। एक बार फिर रिवाइज कराता हूं कि उन्होंने कहा भारत दो कौमों का देश है, यानी भारत में दो धर्मों के लोग रहते हैं, एक हिंदू और दूसरे मुस्लिम। हिंदू बहुसंख्यक हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। ये बहुसंख्यक वाले अल्पसंख्यक वालों से उनके अधिकार छीनने की कोशिश करेंगे, इसीलिए अल्पसंख्यक वालों को एक अलग देश बना कर दिया जाए और उस देश का नाम पाकिस्तान रखा जाए। उन्होंने अपना जो ये कॉन्सेप्ट दिया, किन्होंने? मोहम्मद अली
जिन्ना ने, उसका नाम दिया गया द्विराष्ट्र सिद्धांत, यानी टू नेशंस बेस्ड थियरी। यहां मैं इंग्लिश में भी आप लोगों के लिए लिख दूं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, टू नेशंस बेस्ड थ्योरी, यानी एक ऐसी थ्योरी जो दो देश बनाने की बात करती है, और वो दो देश कौन से हैं? भारत और पाकिस्तान। तो जब मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रस्ताव रखा तो कांग्रेस ने उनके इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि भारत का कभी भी बंटवारा नहीं होगा, भारत जिस तरीके से एकजुट है इसी तरीके से एकजुट रहेगा। लेकिन देश के अंदर कुछ स्थितियां पैदा होने लगी, और वो स्थितियां कब पैदा हुई? 1940 में। कब पैदा हुई? 1940 में। 1940 के दशक में देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा होने लगी। क्या होने लगी? सांप्रदायिक हिंसा। देखो बेटा, जब आप राजनीति पढ़ोगे तो आपको एक शब्द सुनने को मिलेगा, सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक हिंसा। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि जब लोग अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे और धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानकर लड़ाई, दंगे और फसाद करने लगे, उसी को कहते हैं सांप्रदायिक हिंसा। ये देश में 1940 के दशक में बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी। जब कांग्रेस ने यह स्थिति देखी तो कांग्रेस ने मोहम्मद अली जिन्ना की मांग को मान लिया, और कांग्रेस ने भी ये कहा कि जी अब देश का क्या किया जाएगा? बंटवारा किया जाएगा। चलो ये तो मान लिया गया कि जी बंटवारा होगा, लेकिन अब सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि जी बंटवारा तो होगा, लेकिन किस आधार पर होगा? बंटवारे का आधार क्या होगा? तो बंटवारे का आधार क्या होगा, ये सवाल खड़ा हुआ। क्या सवाल खड़ा हुआ? बंटवारे का आधार क्या होगा? बंटवारे का आधार, यानी व्हाट वुड बी द बेस ऑफ पार्टीशन। बंटवारे का आधार क्या होगा, यानी बंटवारा किस आधार पर किया जाएगा? तो ये कहा गया कि जो बंटवारा होगा वो धार्मिक बहुलता के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? धार्मिक बहुलता। अब आप कहेंगे कि जी धार्मिक बहुलता का मतलब क्या होता है? धार्मिक बहुलता का मतलब होता है कि जिन इलाकों में मुसलमान ज्यादा थे, यानी मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा थे, वो इलाके पाकिस्तान में शामिल किए जाएंगे। जिन इलाकों में हिंदू या दूसरे धर्म के लोग ज्यादा थे, वो इलाके भारत के अंदर शामिल किए जाएंगे। इसी को कहा गया धार्मिक बहुलता, यानी धार्मिक बहुलता के आधार पर ही देश का क्या होगा? बंटवारा होगा। जो जिन इलाकों में मुस्लिम बहुसंख्यक वो इलाके पाकिस्तान में, जिन इलाकों में हिंदू बहुसंख्यक वो इलाके भारत में। चलो ये भी डिसाइड हो गया कि जी बंटवारे का आधार क्या होगा, कि भाई धार्मिक बहुलता के आधार पर बंटवारा होगा। अब अगला प्रश्न ये उठ खड़ा हुआ कि जी ये कैसे पता लगाया जाएगा कि कहां मुसलमान ज्यादा हैं और कहां हिंदू ज्यादा हैं? तो उसके लिए कहा गया कि भाई हमें पूरे देश का भ्रमण करना पड़ेगा, पूरे देश के ऊपर एक स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद हम ये पता लगाएंगे कहां मुस्लिम ज्यादा हैं और कहां हिंदू ज्यादा हैं। चलिए, जब ये स्टडी की गई कि मुस्लिम कहां ज्यादा है और हिंदू क्या कहां ज्यादा है, तो ऐसी दो स्थान मिले, ऐसी दो जगह मिली जहां मुस्लिम क्या थे? बहुसंख्यक थे। मैं आपको ये मानचित्र के जरिए से और बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। तो ये देखिए, हालांकि मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए मानचित्र बनाने का प्रयास करूंगा। तो ये आप लोगों के सामने मानचित्र है भारत का। अगर आपको मैप के बारे में और ज्यादा डिटेल से जानना है, मैप के अंदर राज्यों के बारे में और ज्यादा डिटेल से जानना है, तो हमारे ही YouTube चैनल पर आपको जो है एक वीडियो मिलेगी मानचित्र वाली, उसको जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि भारत में कौन सा स्टेट कहां पर स्थित है। उसमें आपको भारत के मानचित्र के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दी जाएगी। यहाँ तो केवल आपको बंटवारे के बारे में समझाने के लिए मानचित्र बनाया गया। तो आप देखेंगे कि जब ये कहा गया कि भाई ये देखिए आप कि किन किन इलाकों में मुसलमान ज्यादा हैं, कहने को तो पूरे भारत के अंदर मुस्लिम थे, लेकिन ऐसे इलाके ढूंढने थे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा हो। तो ऐसे दो इलाके मिले जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। एक इलाका पूर्व में था तो दूसरा इलाका पश्चिम में था। एक इलाका पूर्व में था तो दूसरा इलाका पश्चिम में था। अब ये कहा गया कि भाई हमें तो पाकिस्तान एक बनाना था, लेकिन मुसलमान तो दो जगहों पर ज्यादा हैं, एक पूर्व के इलाके में और दूसरा पश्चिम के इलाके में। अब क्या किया जाए? कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे इन दोनों को आपस में क्या किया जा सके? मिलाया। क्योंकि अगर हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया तो अभी तो भारत और पाकिस्तान के केवल 2 या 3 ही टुकड़े होंगे, अगर इन्हें मिला दिया तो कई टुकड़े हो जाएंगे, और भारत का जो कई किलोमीटर का एरिया है वो भी पाकिस्तान के अंडर चला जाता।
इसीलिए फिर बहुत ज्यादा सूझबूझ के बाद यह निर्णय लिया गया कि भैया अब एक पाकिस्तान ना बनाकर कितने पाकिस्तान बनाए जाएंगे? दो। कितने पाकिस्तान बनाए जाएंगे? दो पाकिस्तान बनाए जाएंगे। कितने पाकिस्तान बनाए जाएंगे? दो पाकिस्तान। देखिए मैं यहां पाकिस्तान ना लिखकर केवल पाक लिखूंगा, पाकिस्तान को हम शॉर्ट फॉर्म में पाक भी कहते हैं। तो दो पाकिस्तान बनाए गए, एक वो जो पूरब की डायरेक्शन में था जिसे क्या कहा गया? पूर्वी पाकिस्तान। क्या कहा गया? पूर्वी पाकिस्तान। इंग्लिश में हम बोलेंगे ईस्ट पाकिस्तान। क्या कहेंगे? ईस्ट पाकिस्तान। और एक पाकिस्तान वो जो पश्चिम की तरफ था उसको क्या कहेंगे? पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान यानी वेस्ट पाकिस्तान। क्या कहेंगे? वेस्ट पाकिस्तान। दो पाकिस्तान बनाए गए एक पाकिस्तान की जगह। क्यों? क्योंकि मुस्लिम दो इलाकों में बहुसंख्यक थे, एक पूरब की तरफ और एक पश्चिम की तरफ। इसीलिए दो पाकिस्तान अपने अस्तित्व में आए, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत के ऐसे दो राज्य, दो प्रांत या दो क्षेत्र थे जिनका भी क्या करना पड़ा? बंटवारा करना पड़ा। वो कौन कौन से दो राज्य थे? दो राज्य भी थे जिनका बंटवारा हुआ। कितने राज्य थे भारत के? दो राज्य। देश का तो बंटवारा हुआ, साथ ही साथ भारत के दो राज्यों का भी बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, जिनका नाम था पहला पंजाब और दूसरा बंगाल। एक पंजाब और दूसरा बंगाल। दो ऐसे राज्य थे भारत के जिनका भी क्या करना पड़ा? बंटवारा करना पड़ा। देखिए कैसे, यहां आप सब जानते हैं भारत का एक राज्य है जिसका नाम क्या है? पंजाब है। क्या है? पंजाब। जब बंटवारा हुआ तो पंजाब के अंदर मुसलमान थे एक इलाके में, एक इलाके में हिंदू। तो ये निर्णय लिया गया जिस इलाके में मुस्लिम है वो पाकिस्तान में शामिल कर दो, जिस इलाके में हिंदू है वो इलाका भारत में शामिल कर लो। ऐसी ही स्थिति यहाँ बंगाल की थी। बंगाल में भी मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदाय के लोग थे, इसलिए कहा गया कि जी जिस इलाके में मुस्लिम है वो इलाका पाकिस्तान में शामिल कर दो और जिस इलाके में हिंदू है वो इलाका भारत में शामिल कर दो। तो पंजाब और बंगाल का भी क्या हुआ? बंटवारा। आपने ये सुना होगा कि भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल। ये भारत का, ये जहां मैंने मार्क करा है भारत का एक राज्य है क्या? पश्चिम बंगाल। तो कभी आपके दिमाग में ये नहीं हुआ कि जी पश्चिम बंगाल तो भारत के अंदर है, पूर्वी बंगाल कहां चला गया? तो पूर्वी बंगाल बंटवारे के समय कहां चला गया? पाकिस्तान में। कहां चला गया? पूर्वी पाकिस्तान में चला गया बंगाल। बंगाल के भी दो हिस्से हुए, एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी। जो पश्चिम वाला हिस्सा है वो तो किसके अंडर में? भारत के। और जो पूर्वी वाला हिस्सा था वो किसके अंडर में चला गया? पाकिस्तान के। समझ गए? इतनी बात क्लियर है। और पंजाब के भी दो हिस्से हुए, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी और पश्चिमी। जो पूर्वी वाला हिस्सा था वो तो किसके पास रहा? भारत के पास। और जो पश्चिम वाला हिस्सा था वो किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास। यानी देखिए ठीक उल्टा हुआ, पश्चिम बंगाल हमारे पास आया या हमारे पास पूर्वी पंजाब आया। यहां पाकिस्तान के पास पूर्वी बंगाल गया और यहां पाकिस्तान के पास पश्चिमी पंजाब गया। जिस तरीके से एक पंजाब आज भारत के अंदर है, आप देखो भारत के अंदर अमृतसर है, उसी तरीके से एक पंजाब कहां है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर क्या है? लाहौर है। आपने नाम भी सुना होगा लाहौर का। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई यहाँ भारत का क्या हुआ? बंटवारा हुआ। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर ने तो दो पाकिस्तान बना दी, हमने तो आज तक एक ही पाकिस्तान का नाम सुना है। तो है आज वास्तव में एक ही पाकिस्तान, और वो कौन सा पाकिस्तान है? पश्चिम वाला पाकिस्तान, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं? पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। ये जो पूर्वी पाकिस्तान था ये 1971 में, कब? 1971 में ये पूर्वी पाकिस्तान कौन सा देश बन गया? बांग्लादेश। कौन सा देश बना? बांग्लादेश। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बन गया? तो आप लोगों को इतनी हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले चैप्टर जो हमारी फर्स्ट बुक है उसमें हम ये डिस्कस भी करेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान किस तरीके से क्या बना? बांग्लादेश बना 1971 में। ये भी आपकी सिलेबस के अंदर है। तो एक बार मैं आपको फिर जो है क्विक रिवीजन करा दूं कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। मैंने आपको बताया मोहम्मद अली जिन्ना ने कॉन्सेप्ट दिया जो था द्विराष्ट्र सिद्धांत। जिस कॉन्सेप्ट में उन्होंने क्या कहा कि भारत में दो कौमों के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है उनको एक अलग देश बनाकर दो और उस देश का नाम पाकिस्तान रखो। कांग्रेस ने उनकी मांग को मानने से मना करा, लेकिन 1940 में कांग्रेस को उनकी मांग को मानना पड़ा और उसी के साथ भारत और पाकिस्तान का क्या किया गया? बंटवारा किया गया। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ साथ भारत के दो राज्यों का भी बंटवारा हुआ, पंजाब और बंगाल।
अब हम बंटवारे के जो परिणाम निकले उनको नेक्स्ट पेज से डिस्कस करेंगे। तो आइए, अभी हमने बंटवारे के बारे में चर्चा की थी, अब हम देखेंगे कि जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के क्या क्या परिणाम निकले, बंटवारे के क्या क्या रिजल्ट निकले। क्योंकि देखिए बच्चों, हम जो भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई परिणाम या रिजल्ट अवश्य निकलता है। आप यहाँ पीएसपी के प्लेटफॉर्म के साथ हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका भी रिजल्ट निकलेगा कि आप सबके बोर्ड परीक्षाओं में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ऐसे ही बंटवारे के भी कुछ परिणाम निकले। आइए देखते हैं बंटवारे के क्या क्या परिणाम निकले। सबसे पहला जो विभाजन का परिणाम निकला वो ये था कि भारत और पाक के बंटवारे के कारण, भारत और पाक के बंटवारे के कारण लगभग 10 लाख लोग, कितने लोग? 10 लाख लोग, लगभग 10 लाख लोग सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए। अभी मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि सांप्रदायिक हिंसा का क्या मतलब होता है। तो भाई सांप्रदायिक हिंसा का मतलब होता है ऐसी हिंसा जो किसके आधार पर हो? धर्म के आधार पर हो। तो सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए। यानी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का पहला परिणाम ये निकला कि लगभग 10 लाख लोग, कितने लोग? 10 लाख लोग। एक बहुत बड़ी संख्या है बच्चों अपने आप में, 10 लाख लोगों का किसी दंगों में मारे जाना। तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के कारण 10 लाख लोग सांप्रदायिक हिंसा में क्या हो गए? मारे गए। और भारत के अंदर जो ये सांप्रदायिक हिंसा सबसे ज्यादा हुई, ये कहां हुई? ये पंजाब के इलाके में हुई। कहां हुई? पंजाब के इलाके में, बंगाल के इलाके में हुई। अब आप ये पूछोगे कि जी दो इलाकों में सबसे ज्यादा हिंसा क्यों हुई? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसीलिए वहां ज्यादा हिंसा हुई क्योंकि भारत के 2 राज्यों का भी बंटवारा हुआ, जिसमें से पहला पंजाब और दूसरा बंगाल। जब वहां जनसंख्या का एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन या हस्तांतरण हुआ तो इसके कारण बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर लोग मारे गए। और इसी का ये परिणाम निकला कि 10 लाख लोग इस बंटवारे के कारण क्या हो गए? सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए। दूसरा परिणाम क्या निकला आइए देखते हैं। दूसरा परिणाम यह निकला कि लगभग 80 लाख लोग, कितने लोग? 80 लाख लोग, लगभग 80 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, किन 2 जगह होगी यहां बात हो रही है? भारत और पाकिस्तान की। एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हुए। क्या हुए? विस्थापित हुए। कितने लोग? 80 लाख लोग। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 80 लाख लोग। यानी जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 80 लाख लोग, कितने लोग? 80 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हुए। विस्थापित का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाना। 80 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसे, यानी जो मुस्लिम भारत के अंदर थे वो पाकिस्तान गए, जो हिंदू समुदाय के लोग पाकिस्तान के अंदर थे वो कहां आए? भारत के अंदर आए। दूसरा ये भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का परिणाम निकला। और आप खुद सोचिए, जब 80 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो देश की क्या स्थिति होगी? जो लोग थे वो आपस में एक दूसरे से क्या हो गए? बिछड़ गए। आपने एक फिल्म जरूर देखी होगी जिसका पार्ट 2 भी अब आने वाला है, हाल ही में कुछ दिनों में, गदर। उसमें आपने देखा होगा कि अब्बू तो चले जाते हैं और सकीना कहां रह जाती है? वो भारत में रह जाती है। तो ये किसका परिणाम निकला? बंटवारे का परिणाम निकला। और आपने उस पिक्चर में शुरू में ये भी दिखाया गया कि किस तरीके से ट्रेनों पर चढ़कर लदकर लोग एक जगह से दूसरी जगह गए। ठीक इसी से भी ज्यादा खतरनाक हालत भारत की बंटवारे के समय थी। अगला बंटवारे का परिणाम क्या निकला भारत और पाकिस्तान के? अगला परिणाम ये था कि भाई जो महिलाएं थी, कौन थी? महिलाओं के साथ, किसके साथ? महिलाओं के साथ काफी दुर्व्यवहार हुआ। कैसा व्यवहार हुआ? दुर्व्यवहार हुआ। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ। क्या हुआ? महिलाओं के साथ काफी गलत तरीके का व्यवहार जो है महिलाओं के साथ हुआ भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय। इसके अलावा महिलाओं का जबरन का मतलब क्या होता है? यानी जबरदस्ती। महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। क्या परिवर्तन कराया गया? धर्म परिवर्तन। महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया
गया तथा उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। कैसे संबंध स्थापित किए गए? वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। यानी महिलाओं के साथ बंटवारे के समय काफी दुर्व्यवहार हुआ और महिलाओं का जबरन यानी जबरदस्ती बिना उनकी मर्जी के क्या करवाया गया? धर्म परिवर्तन कराया गया। न केवल धर्म परिवर्तन करवाया गया बल्कि महिलाओं के साथ उनकी मर्जी के खिलाफ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए गए। ये सब किसके समय हुआ? बंटवारे के समय हुआ। और आखिरी परिणाम क्या निकला भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का? वो था कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के कारण जो हमारे लोग थे, परिवार थे, उन्होंने अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए खुद अपने हाथों से अपने घर की महिलाओं को क्या दे दिया? जहर दे दिया। क्या दे दिया? जहर दे दिया। अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए, 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 यहां लिख देता हूं मैं बच्चों, अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए अपनी बहन बेटियों को अपने हाथों से जहर दे दिया। ये सीन भी उस पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरीके से अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए परिवार के लोगों ने ही जानबूझकर अपनी बहन बेटियों को क्या दे दिया? जहर दे दिया। आप खुद देख सकते हैं बच्चों कि बंटवारे के कारण किस प्रकार की स्थिति देश के अंदर पैदा हुई, कितने बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, कितने बड़े पैमाने पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। एक परिणाम और मैं आपको बता दूं बंटवारे का, वो ये था कि लोगों को शरणार्थियों का जीवन जीना पड़ा। बच्चों, किसका जीवन जीना पड़ा? शरणार्थियों का जीवन जीना पड़ा। लोगों को किसका जीवन जीना पड़ा? बच्चों, शरणार्थियों का जीवन जीना पड़ा। अब आप ये कहोगे कि जी शरणार्थी कौन होते हैं? ये शरणार्थी कौन होते हैं? शरणार्थी ऐसे लोग होते हैं जो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी मानव निर्मित आपदा के कारण, मानव निर्मित आपदा जैसे बंटवारा लोगों ने ही तो किया था, प्राकृतिक रूप से तो नहीं हुआ। तो किसी आपदा के कारण जब लोग अपनी जिस जगह पर वो रहते हैं उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाएं, किसी मजबूरी के कारण, किसी परेशानी के कारण, तो ऐसे लोगों को ही शरणार्थी हम कहते हैं। और बंटवारे के कारण ये जो 80 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह पे स्थापित हुए ने कैसा जीवन जीना पड़ा? कई सालों तक शरणार्थियों का जीवन जीना पड़ा। तो बच्चों, यही जो है हम इस वीडियो का अंत करते हैं। आगे अगले पार्ट में हम इस चैप्टर को और आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे जो आगे के पॉइंट है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।